नमस्कार। आज हम जापान के इतिहास के एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक रहस्यमयी राक्षस की, जिसके 21 चेहरे थे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई क्रिमिनल पूरे देश को खुलेआम चैलेंज करे, पुलिस का मजाक उड़ाए और फिर बस गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। यही वो सवाल है जो इस पूरे केस के सेंटर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1980s के जापान से। एक ऐसा दौर जब इस रहस्यमयी साये ने पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस सब की शुरुआत हुई एक बहुत ही डेयरिंग किडनैपिंग से। और ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, नहीं। ये वो घटना थी जिसने आने वाले आतंक की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 18 मार्च 1984 ग्लेको, जो कि एक बहुत बड़ी कैंडी कंपनी है, उसके सीईओ कात्सुहिसा एजाकी को उनके ही घर के बाथटब से किडनैप कर लिया गया। सोचिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सिर्फ 3 दिन बाद वो खुद ही किडनैपर्स के चंगुल से भाग निकलते हैं। पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इसके ठीक बाद ग्लेको की फैक्ट्रियों में आगजनी हुई और धमकी भरे खतों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये मामला सिर्फ एक किडनैपिंग तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द इस ग्रुप ने पब्लिक में खत भेजकर अपनी पहचान बताई। ऐसे खत जो मजाक उड़ा रहे थे, और देखते ही देखते ये एक कॉर्पोरेट अटैक से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। और उन्होंने खुद को एक नाम दिया, काइजन निजुइची मेंसो, यानी द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस, 21 चेहरों वाला राक्षस। कमाल की बात यह है कि ये नाम जापान के एक बहुत फेमस मिस्ट्री नॉवल के विलन से लिया गया था। मतलब शुरू से ही इनके इरादे एकदम ड्रामेटिक थे। और ये लोग चुप बैठने वालों में से नहीं थे। इस ग्रुप ने मीडिया और पुलिस को दर्जनों खत भेजे। हर खत में वो उनका मजाक उड़ाते, उन्हें चैलेंज करते। ये एक तरह का पब्लिक तमाशा बन चुका था। उनके घमंड का अंदाजा इस एक खत से लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा, प्यारे बेवकूफ पुलिस अफसरों, क्या तुम लोग सच में इतने बेवकूफ हो? हम तुम्हें हिंट देते हैं, फिर भी तुम हमें पकड़ नहीं पाते। सोचिए, ये था उनका स्टाइल, एकदम सीधा, बेइज्जत करने वाला और पूरी तरह से निडर। तो अब देखते हैं कि कैसे ये मामला सिर्फ कंपनियों को धमकाने से आगे बढ़कर आम लोगों के बीच खौफ फैलाने तक पहुंच गया। इन धमकियों का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। अकेले ग्लेको कंपनी को आज के हिसाब से $21 मिलियन का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्केट से अपना सारा का सारा प्रोडक्ट वापस बुलाना पड़ा। मतलब उनकी धमकियां सिर्फ खोखली नहीं थी, वो बहुत असरदार थीं। अब जब ग्लेको का मामला ठंडा पड़ा तो मॉन्स्टर ने अपना अगला टारगेट चुना, एक और बड़ी कंपनी, मोरिनागा। लेकिन इस बार उनकी प्लानिंग और भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने सीधे आम जनता के खाने की चीजों पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि मोरिनागा की कैंडीज में साइनाइड मिला हुआ है। और तो और उन्होंने दुकानों की शेल्फ पर कुछ डिब्बे भी रख दिए जिन पर साफ साफ लिखा था, खतरा, इसमें जहर है। अच्छी बात यह थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस एक चाल ने पूरे देश में दहशत फैला दी। नतीजा, एक और बड़ा प्रोडक्ट रिकॉल। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या कर रही थी? उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन वो एक ऐसे भूत का पीछा कर रहे थे जो हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहता था। इस जांच का स्केल आप सोच भी नहीं सकते। इस पूरे केस के दौरान लगभग 1,25,000 पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को काम पर लगाया गया था। 1,25,000? इससे पता चलता है कि यह केस सरकार के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी बन गया था। इतनी बड़ी जांच के बाद भी पुलिस के हाथ में सिर्फ एक ही असली सुराग था। एक शख्स जिसे वो कहते थे फॉक्स आइड मैन, यानी लोमड़ी जैसी आंखों वाला आदमी। उसे कई बार क्राइम से जुड़ी जगहों के पास देखा गया था। एक सिक्योरिटी कैमरे में उसकी धुंधली सी तस्वीर भी थी, लेकिन उसकी असली पहचान कभी नहीं हो पाई। तो नतीजा ये कि पूरे देश में छानबीन के बावजूद एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये मॉन्स्टर सच में एक भूत की तरह था, जो सबको महसूस हो रहा था पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। और फिर 1985 में इस केस ने एक बहुत ही दुखद और अचानक मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगस्त 1985 तक इस नाकाम इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सालों की मेहनत, लगातार नाकामी, इसका असर अब साफ साफ दिखने लगा था।
पुलिस सुपरिंटेंडेंट शोजी यामामोटो, जो इस पूरी जांच को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान ले ली। ये इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी और इस बात का सबूत कि इस केस ने कितनी बड़ी कीमत वसूली थी। यामामोटो की मौत के बाद मॉन्स्टर ने अपना आखिरी खत भेजा और शायद ये उनका सबसे बेरहम खत था। उन्होंने लिखा, यामामोटो मर गया, कितना बेवकूफ था वो। हमने अब फूड कंपनियों को तंग करना बंद करने का फैसला किया है। हम बुरे लोग हैं और इसका मतलब है कि हमारे पास करने को अभी और भी बहुत कुछ है। और इस खत के बाद वो मॉन्स्टर बस गायब हो गया, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि ये अनसुलझा केस अपने पीछे क्या छोड़ गया। देखिए वो कैसे गायब हुए। अगस्त 1985 में आखिरी खत और उसके बाद खामोशी। फिर 1995 में किडनैपिंग केस पर कानूनी समय सीमा खत्म हो गई और साल 2000 तक इस केस से जुड़े बाकी सभी अपराधों की भी मियाद पूरी हो गई। मतलब कानूनी तौर पर यह केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी ये जापान के सबसे बदनाम अनसुलझे केस में से एक गिना जाता है। न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई गिरफ्तारी, न किसी की पहचान। वो फॉक्स-आइड मैन आज भी एक रहस्य है और उस ग्रुप का असली मकसद क्या था, ये भी कोई नहीं जानता। इतने साल बीत गए, लेकिन आज भी सिर्फ एक ही सवाल बाकी है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा कि आखिर कौन था वो 21 चेहरों वाला राक्षस।